बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा फिज़िक्स की बुक 2 का यानी कि पार्ट 2 का जो टॉपिक है वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। आप को मालूम होगा कि हमने लास्ट टाइम जो दो टॉपिक पढ़े थे उसमें हमने 16 चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ा था एसी थ्रू अ रेजिस्टर। फिर हमने दूसरा टॉपिक उससे नेक्स्ट पढ़ा था एसी थ्रू अ कैपेसिटर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसी थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, तीन एलिमेंट्स से जो एसी करंट में या एसी सोर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो थर्ड वाला है वो है एसी थ्रू एन इंडक्टर। एसी थ्रू एन इंडक्टर क्या है? द सर्किट इन विच एसी कनेक्टेड विद एन इंडक्टर, जिसमें एसी सोर्स को हम इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस कॉल्ड इंडक्टिव सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर लगा हो उसे हम प्योर इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। इसकी जो डायाग्राम है वो हमारे पास ये है, ये एसी सोर्स लगा हुआ है, ये हमने एक इंडक्टर एल लगाया हुआ है इसके साथ। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपने ये क्वेश्चन देखी है, जैसा कि हमारे पास वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा था, यानी कि थीटा की जगह ओमेगा टी। इसी तरह आई करंट के लिए हमारे पास मैंने बताया था इक्वेशन यही होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। जिस तरह हमने कल कैपेसिटर के केस में जो इक्वेशन थी, रेजिस्टर के केस में हमने V इज इक्वल टू आई आर लगाई थी, और कैपेसिटर के केस में C इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सी वी लगाई थी इक्वेशन। और आज के हमारे पास लेक्चर में जो इंडक्टर के लिए इक्वेशन यूज़ होती है वो है एल वी इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी। और फर्स्ट लेक्चर सेकंड में थर्ड में भी मैंने ये बताया था कि हमने इन तीनों क्वेश्चंस के अंदर यही चीज़ बिल्ड करनी होती है कि करंट और वोल्टेज का आपस में रिलेशन क्या है, ये किस तरीके से मिलते हैं, ये इन फेज हैं, आउट ऑफ फेज हैं, या लैग या लीड कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। इन दोनों का हमने रिलेशन पढ़ना होता है। पहले इक्वेशन में हमारे लिए बहुत आसान था, V इज इक्वल टू आई आर इक्वेशन थी, उसमें वोल्टेज भी और करंट दोनों चीज़ें ही आ जाती थी, उसमें हमारे लिए बहुत आसान था। लेकिन सेकंड चैप्टर जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि एक लॉजिक इस्तेमाल की, उसमें हमने हमारे पास जो इक्वेशन थी Q इज इक्वल टू सी वी थी, उसमें हमारे पास चार्ज Q था और V वोल्टेज था, करंट नहीं था। फिर हमने चार्ज जब फ्लो करते हैं उसे ही तो हम करंट कहते हैं, उसको हमने चार्ज को चेंज कर लिया करंट में, उसकी स्लोप लेते हुए। अब हम इसमें हमारे पास डेल आई बाय डेल टी, हमारे पास ये स्लोप है। मैंने कल भी बताया था, जब दो स्मॉल चेंजेस की वैल्यूज़ का हम रेशो लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास स्लोप आ जाती है। और इसमें ऊपर करंट है, नीचे टाइम है, तो हम इसे कहेंगे स्लोप ऑफ करंट विद टाइम। अब ये करंट की इक्वेशन है, यहाँ से आपको पता है आई हमारे पास फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी है, और साइन का फंक्शन है आई, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू पे ही डिपेंड करती है आई की वैल्यू क्या आएगी। जब साइन 0 हो जाएगा तो आई की वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी। साइन 90 होगा तो हमारे पास वैल्यू 1 हो जाएगी, और आई बराबर आई नॉट क्या जाएगी, यानी कि मैक्सिमम। मतलब ये कि साइन की वैल्यू पे आई की वैल्यू डिपेंड करती है। तो मैथमेटिक्स में इसको हम कहते हैं आई इज़ द फंक्शन ऑफ साइन ओमेगा टी, कि साइन ओमेगा टी का जो है आई जो है वो फंक्शन है साइन थीटा का या साइन ओमेगा टी का। और आपको पता है साइन की जो कर्व होती है वो ये वाली होती है, तो उसको मैंने करंट के ग्राफ को यहाँ पे ये शो कर दिया, ये मैंने एक कर्व बना दी साइन वेव की। तो ये साइन वेव, साइन जो है करंट जो है वो साइन का फंक्शन है, तो हमारे पास करंट की भी यही एक वेव होगी। ये मैंने करंट के बना दिया जो कि आई और टी के दरमियान में है। अब ये हमारे पास करंट की कर्व आ गई। अब आपको पता है हमें क्या चाहिए, हमें तो अब चाहिए वोल्टेज की कर्व। फिर हम देखेंगे वो इन फेज हैं, आउट फेज हैं, लैग या लीड कर रही हैं। अब हमारे पास करंट की आ गई, वोल्टेज की हमने निकालनी है। वोल्टेज के लिए ये इक्वेशन देखें, V इज इक्वल टू एल डेल आई बाई डेल टी होता है, और यहाँ पे L अगर कांस्टेंट रखें तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल आई बाई डेल टी के। इसे हम स्लोप ऑफ करंट विद टाइम कहते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम करंट की स्लोप लें तो वो वोल्टेज ही होगा असल में।
अब हमारे पास ये करंट की कर्व है, इसकी हम स्लोप लेके तो वोल्टेज की कर्व बना लेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये अगर पॉजिटिव साइकिल सिर्फ मैं यहाँ पे ये वाला बनाऊँ, ये पॉजिटिव साइकिल सिर्फ बनाया है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ टेंजेंट लूँ, टेंजेंट से हमें पता चलता है स्लोप कितनी है। वो टेंजेंट मैंने बताया था कि हमारे पास वो वाला पॉइंट होता है जब एक कर्व पाथ हो उसके साथ एक ऐसी लाइन लगाएं कि किसी एक पॉइंट से वो टच होकर गुजरे, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये वो लाइन मैंने लगाई है जो हमारे पास कर्व के साथ थोड़ी सी अटैच होके एक पॉइंट पे गुजरती है, ये हमारे पास स्लोप है। और आपको पता है जैसा कि घर की सीढ़ी के आगे घर के आगे सीढ़ी बनी होती है प्लेन में, जो बाइक वगैरह चढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, अक्सर घरों के आगे बनाई होती है, तो वहाँ पे वो इंक्लिनेशन होती है, वो स्लोप होती है। अगर वो सीढ़ी अगर वो हॉरिजेंटल की तरफ हो तो हमारे पास स्लोप कम होती है, अगर वो वर्टिकल हो तो स्लोप मैक्सिमम होती है। अब ये स्ट्रेट है सीधा ऊपर की तरफ, इसका मतलब है इसकी स्लोप मैक्सिमम है। अगर स्लोप मैक्सिमम है तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे मैक्सिमम पे ये पॉइंट लगा लूँगा। अब उसके बाद यहाँ पे देखें स्लोप आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जाके ये लाइन लगाई हमने, ये वाली लाइन में देखें हॉरिजेंटल है, इसकी स्लोप बिल्कुल ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पे, मैक्सिमम से ज़ीरो पे चली गई, इसी तरह मैक्सिमम से ज़ीरो पे आके यहाँ पे हम एक पॉइंट लगाएंगे। फिर उसके बाद आप देखें ये से ऊपर की तरफ थी तो हमारे पास कर्व ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव होगी, इसलिए पॉजिटिव में मैक्सिमम आई। फिर यहाँ पे ज़ीरो थी, ज़ीरो हो गई। अब कर्व अगर नीचे जा रही है, जब नीचे जाएगी तो ये जो हमारे पास स्लोप आएगी ये मैक्सिमम तो होगी, लेकिन नीचे आते हुए है तो ये नेगेटिव में मैक्सिमम होगी। तो इसको जब हम शो करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह जब हम नेक्स्ट कर्व की तरफ चलेंगे, ऐसे हमारे पास बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस ग्राफ को बढ़ाता जाऊँ तो हमारे पास ये ग्राफ इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ठीक है, यहाँ से शुरू हमने किया था, जैसे कि यहाँ से हम चले थे और ये इन पॉइंट्स को मिलाया तो ये हमारे पास कर्व बन जाएगी। इसको मैंने मज़ीद आगे ले गया तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गई। ठीक है, यहाँ तक हमने इसके पॉजिटिव साइकिल से यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाई, अगर नेगेटिव साइकिल से यहाँ तक बना लेंगे और इसी तरह चलती जाएगी आगे की तरफ। तो इसका मतलब है हमने ये करंट की जो वैल्यू थी या जो कर्व थी उसकी स्लोप ली, और जब स्लोप ली तो उससे हमारे पास ये कर्व आई। और यही मैंने बताया था यहाँ पे जो करंट की स्लोप है वो बराबर है वोल्टेज के, यानी कि ये जो कर्व आई है ये असल में स्लोप तो है करंट की, लेकिन इसे वोल्टेज कहते हैं, और ये हमारे पास वोल्टेज है। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये जो रेड लाइन लगी हुई है ये हमारे पास वोल्टेज की है, और ये हमारे पास जो ब्लैक लाइन लगी हुई है तो वो हमारे पास करंट की स्लोप है। अब दोनों कर्व हमने लगा दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब दोनों कर्व को हम रियलाइज करते हैं। अब हमारे पास ये मैंने आपके सामने इसलिए बनाई हुई है, बुक के ऊपर उन्होंने यही बनाई हुई है, ये कर्व 0 ओ ए बी सी डी पॉइंट्स दे दी हैं। वो जब भी बात करता है तो वो कह देता है ओ ए बी सी डी जो कर्व है वो इस तरह है, या हमारे पास दूसरी जो वोल्टेज की कर्व है उसको उसने नाम दिए हुए हैं पी क्यू आर एस टी। ये वाले जब भी वो करंट वाले की कर्व की बात करेगा वो ओ ए बी सी डी की बात करेगा, और जब वो वोल्टेज की बात करेगा पी क्यू आर एस टी कर्व की बात करेगा। अब हम इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, हमारे पास इसमें देखें कि ये हमारे पास मैक्सिमम है वोल्टेज, लेकिन करंट उस पर मिनिमम है, ज़ीरो है। अब हम आगे की तरफ नहीं चलते ताकि आपको कम्प्लेक्स मुश्किल ना हो जाए। हम स्टार्ट पे यहाँ पे देखते हैं, देखिए हमारे पास वोल्टेज मैक्सिमम है, और जो चीज़ मैक्सिमम होती है उसको हम वर्टिकल पे लेते हैं, ये वर्टिकल पे हमारे पास आ गया। और जो ज़ीरो होती है उसे हम हॉरिजेंटल पे लेते हैं, और हॉरिजेंटल पे हमारे पास इसकी जो कर्व आ जाएगी, वो जो लाइन आ जाएगी वो ये होगी। और ये करंट ज़ीरो था तो करंट हॉरिजेंटल पे आ गया, वोल्टेज मैक्सिमम था, वोल्टेज वर्टिकल पे आ गया। और अब देखिए जो वर्टिकल पे होता है वो लीड कर रहा होता है, हॉरिजेंटल पे जो होता है वो लैग कर रहा होता है। इसका मतलब है हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा है क्योंकि वोल्टेज आगे है, वोल्टेज 90 है और करंट 0 है अभी। फिर जब वोल्टेज 0 होगा करंट 90 हो जाएगा, फिर जब ये मैक्सिमम होगा तो उधर से करंट 0 पे आ जाएगा। इसी तरह ये चलते रहेंगे, और हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, करंट जो है वो लैग कर रहा है।
वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से और करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, और वोल्टेज अगर लीड कर रहा है करंट से तो कितना कर रहा है, 90 का कर रहा है, या हमारे पास इसको π/2 रेडियन भी कह सकते हैं। अब आगे हमारे पास पावर डिसिपेशन है। पावर डिसिपेशन के हमारे पास जो इक्वेशन होती है P इक्वल टू वी आई कॉज ऑफ थीटा होती है, और कॉज थीटा में हमारे पास जो मैंने बताया कि हमारे पास जो MCQs आता है वो भी यही होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा, इनमें पावर फैक्टर कौन सा है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है जी कॉस थीटा हमारे पास पावर फैक्टर होता है। ठीक है, अब वो बराबर जीरो पे होता है पावर डिसिपेशन इस केस में, इंडक्टर के केस में। कैसे, अगर हम एक वेव बनाएं और वेव को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, पहले को मैंने शेड कर दिया, दूसरे को अनशेडेड है, तीसरा शेड कर दिया, चौथा अनशेडेड है, और आप यहाँ पे देखें, यहाँ से जब आप यहाँ पे जाएंगे एनर्जी गेन हो रही है, जब यहाँ से यहाँ आएंगे एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ से जब दोबारा यहाँ पे आएंगे एनर्जी गेन हो रही है, और यहाँ से जब आप दोबारा यहाँ जाएंगे तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जितनी एनर्जी गेन होती है उतनी ही फिर लॉस होती है, फिर गेन होती है उतनी ही लॉस होती है, तो डिसिपेशन नहीं होती, जितनी एनर्जी वो लेता है उतनी फिर रिलीज कर देता है। ये हमारे पास पावर डिसिपेशन इसकी क्या है जी, ज़ीरो है। अब आ जाती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात। जैसा कि मैंने बताया रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है, और इंडक्टर की सिमिलरली इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है। अब इसकी रिएक्टेंस है वो हमारे पास इसको शो किया जाता है XL से, और इसको मेजर किया जाता है ओहम्स में। अब हमारे पास XL का फार्मूला था VRMS/IRMS, और ये बराबर होता है ओमेगा L के। ओमेगा आपको पता 2πf होता है, और ये हो जाएगा 2πfL। और यहाँ पे देखें हमारे पास जो XL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है F के, ये हमारे पास XL जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के। तो यहाँ से हम दे सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो हमारे पास ओहम्स यानी कि उसके रेजिस्टेंस भी यानी कि रिएक्टेंस भी इंक्रीज करेगी। जब रिएक्टेंस इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है तो हमें लॉस होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी हमारे पास इंडक्टर जो है वो वर्स्ट वर्क करेगा, ख़राब वर्क करेगा, इतना कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा। और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो सारी बात है उधर से रिएक्टेंस यानी कि रेजिस्टेंस भी उसकी कम होगी। जब रेजिस्टेंस कम होगी, वो कब कम होती है, जब फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी लो होगी तो हमारे पास इंडक्टर जो है वो बेस्ट वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा। लो फ्रीक्वेंसी पे लो रेजिस्टेंस होती है तो वर्क अच्छा होता है, और फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो इंडक्टेंस भी जो रिएक्टेंस होती है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास काम अच्छे तरीके से इंडक्टर नहीं करेगा, तो वर्स्ट वर्क होगा। ठीक है, यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।